हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में रोटरी कन्वर्टर के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आपको मैंने एमजी सेट के बारे में बताया था। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि पहले रोटरी कन्वर्टर की डेफिनेशन देखते हैं कि रोटरी कन्वर्टर क्या होता है। एकल मशीन जो डीसी को एसी में अथवा एसी को डीसी में परिवर्तित करती है रोटरी कन्वर्टर कहलाती है। रोटरी का अर्थ क्या होता है? घूर्णन करने वाली। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि वह एकल यानी सिंगल मशीन जो डीसी को एसी में और एसी को डीसी में परिवर्तित करती है रोटरी कन्वर्टर कहलाती है। अब इसके प्रकार की रोटरी कन्वर्टर है, कितने प्रकार के होते हैं? तो रोटरी कन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर और दूसरा होता है 3 फेज रोटरी कन्वर्टर। तो पहला देखते हैं अपन सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर। इसकी संरचना कैसी होती है? डीसी शंट या कंपाउंड मशीन के समान होती है। और डीसी जनरेटर में क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसका स्वभाव कैसा होता है? प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है। और मशीन से डीसी प्राप्त करने के लिए कम्यूटेटर और ब्रश का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी डीसी शंट जनरेटर की शाफ्ट पर दूसरी ओर स्लिप रिंग स्थापित कर दिया जाए तो मशीन के आर्मेचर को यांत्रिक शक्ति पर घुमाने से उससे एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई प्राप्त की जा सकती है। तो सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में क्या होता है कि इसकी जो संरचना होती है वह किस प्रकार की होगी? डीसी शंट या कंपाउंड मशीन के समान होती है। डीसी जनरेटर में क्या होता है? जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह किस स्वभाव का होता है? अपना अल्टरनेटिंग स्वभाव का होता है, प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है। और उसमें डीसी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? या तो अपन उसमें कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं और कम्यूटेटर के साथ में क्या लगाते थे? कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं। और अब क्या करते हैं कि किसी शंट जनरेटर की जो शाफ्ट होती है उसके दूसरी तरफ स्लिप रिंग लगा देते हैं। स्लिप रिंग से हमको क्या मिलती है? एसी मिलती है। तो स्लिप रिंग स्थापित कर दिया जाता है और मशीन के आर्मेचर को यांत्रिक शक्ति से घुमाने पर उससे एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई प्राप्त हो जाती है। तो रोटरी कन्वर्टर एक ऐसा साधन होता है या एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा डीसी को एसी में अथवा एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। ये देखो सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर है, इसका डायग्राम बताया हुआ है। इसमें देखो एक तरफ स्लिप रिंग लगी हुई है और दूसरी तरफ कम्यूटेटर लगा हुआ है जिससे आपको डीसी मिलती है और इधर स्लिप रिंग है तो आपको एसी प्राप्त हो जाती है। दूसरा है आपका 3 फेज रोटरी कन्वर्टर। इसमें क्या होता है? 3 फेज रोटरी कन्वर्टर के आर्मेचर से वेव वाइंडिंग होने पर 120 डिग्री विद्युत अंश पर अंतर पर 3 टैपिंग निकाली जाती है और उसे 3 स्लिप रिंग से संयोजित कर दिया जाता है। 3 फेज सप्लाई से जुड़े एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर युक्त स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट किया जाता है। यदि आर्मेचर पर लैप वाउंड किया हुआ हो या लैप वाइंडिंग की हो तो टैपिंग की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि जो टैपिंग की संख्या होती है उसके निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है पोल्स की संख्या इनटू फेजेस की संख्या बटा 2। अब देखो यदि 4 पोल लैप वाउंड आर्मेचर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ देते हैं तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेज की संख्या इनटू पोल की संख्या बटा 2। इसमें पोल की संख्या कितनी ले रहे हैं अपन? 4 और 3 फेज सप्लाई है तो 4 × 3 बटा 2। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आता है 6। तो इसमें से क्या है? 6 टैपिंग निकालनी पड़ती है और 6 स्लिप रिंग को स्थापित करना पड़ता है। ये कब करना पड़ता है? जब आर्मेचर के ऊपर लैप वाउंडिंग या लैप वाउंड वाइंडिंग्स की हुई होती है। ठीक है, ये 3 फेज रोटरी कन्वर्टर का आपको डायग्राम बताया गया है। आपके जो निम्मी के एमसीक्यूज है इसमें इस डायग्राम के बारे में पूछा हुआ है, तो इस डायग्राम को आपको देख के पता लगाना है कि किस प्रकार का रोटरी कन्वर्टर दे रखा है, सिंगल फेज का दे रखा है या 3 फेज का दे रखा है। तो ये डायग्राम देख के आपको पता लगाना है कि ये 3 फेज का दे रखा है क्योंकि इसमें स्टार्टर लगा हुआ है और यहाँ से इसको 3 फेज सप्लाई
मिल रही है और 3 स्लिप रिंग इसके साथ लगी हुई है। ठीक है, अब रोटरी कन्वर्टर है, इसके क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ होती है वो अब देखते हैं। तो पहले इसमें अपन लाभ देखते हैं कि रोटरी कन्वर्टर से क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है, इस कारण से जब इसको अपन कहीं भी लैब में या कहीं उद्योगशाला में इसको स्थापित करते हैं तो इसमें एक तो कम स्थान की आवश्यकता होती है। आकार छोटा होगा तो इसको स्थापित करने में कम स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरा, मशीन की जो दक्षता होती है वह अधिक होती है और इससे जो लॉसेस होते हैं वह क्या होते हैं, कम होते हैं। और तीसरा इसका लाभ है, इसके द्वारा एसी का डीसी में तथा डीसी का एसी में परिवर्तन होता है। ये हो गए रोटरी कन्वर्टर के लाभ। अब इसके हानि को देखते हैं कि रोटरी कन्वर्टर से क्या क्या हानियाँ होती है। हानि का पहला पॉइंट, इस मशीन की इनपुट व आउटपुट सप्लाई एक ही आर्मेचर से संयोजित होने के कारण एक दूसरे से पृथककृत नहीं कर पाती है। और दूसरा कि इस मशीन को डीसी से चलाकर जब एसी उत्पन्न की जाती है तब इसकी दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपके रोटरी कन्वर्टर के लाभ और हानियाँ हो गई। रोटरी कन्वर्टर की डेफिनेशन कि वह मशीन, एकल मशीन जो एसी को डीसी में या डीसी को एसी में परिवर्तित करती है उसे रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर और दूसरी कौन सी होती है, 3 फेज रोटरी कन्वर्टर। इनके बारे में मैंने आपको बताया है, इनके डायग्राम्स भी मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनको वापस एक बार जो मैंने वीडियो बताया उसको आप ढंग से एक बार उसको पढ़ के इसको समझें। अब है तीसरा आपका मेटल रेक्टिफायर। ये सारी विधियाँ क्या है, एसी को डीसी में चेंज ये अपना कन्वर्टर का चैप्टर चल रहा है। पहले एमजी सेट, दूसरा हो गया आपका रोटरी कन्वर्टर और तीसरा इसका भाग हो गया मेटल रेक्टिफायर। जो स्टूडेंट्स इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, टेक एजुकेशन के चैनल के नाम से इसमें मैं आपको वीडियो डालती हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं इसको पहले सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ये आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस कराने के बाद मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व कराऊंगी जो एग्ज़ाम के लायक, एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को देखें, इसी से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ भी होंगे, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। तो अगला अपन देखते हैं मेटल रेक्टिफायर। एक ऐसा डिवाइस जिसका उपयोग निम्न वोल्टेज मान यानी 18 वोल्ट तक तथा निम्न विद्युत धारा मान 0.5 एम्पियर तक एसी को डीसी में परिवर्तित करने हेतु उपयोग किया जाता है उसे मेटल रेक्टिफायर कहते हैं। यानी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग भी अपन किस लिए करते हैं, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें जो वोल्टेज का मान होता है वह निम्न वोल्टेज होता है 18 वोल्ट तक और निम्न मान की विद्युत धारा यानी 0.5 एम्पियर तक की मान की जो धारा होती है उसी के अनुसार एसी को डीसी में इसको परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब इसका सिद्धांत देखते हैं कि मेटल रेक्टिफायर का सिद्धांत क्या होता है। किसी धात्विक चालक को विद्युत स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है तो उस चालक पर जो विभव होती है उसकी तीव्रता का मान उसके आधार की अपेक्षा उसके शीर्ष पर अधिक होता है। इसी सिद्धांत पर मेटल रेक्टिफायर बनाया जाता है। तो मेटल रेक्टिफायर का सिद्धांत क्या होता है कि किसी धात्विक यानी जो चालक होता है वह धातु से निर्मित होता है, किसी धात्विक चालक को विद्युत स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है तो उस चालक में जो विभव की जो तीव्रता होती है वह उसके आधार की अपेक्षा उसके शीर्ष के ऊपर सर्वाधिक होती है। और ये जो मेटल रेक्टिफायर होता है वह इसी सिद्धांत के आधार पर बनाया जाता है। मेटल रेक्टिफायर के प्रकार। मेटल रेक्टिफायर होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर और दूसरा होता है सिलीनियम ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर। इसका सिंबल और सर्किट है, इसको भी आप ध्यान से नोट करना। तो पहला देखते हैं अपन कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, एक रेक्टिफायर इकाई में 2 वृत्ताकार या
आयताकार चकतियाँ होती है। जो कॉपर ऑक्साइड का जो मेटल रेक्टिफायर होता है, इसमें क्या होता है कि एक रेक्टिफायर इकाई में क्या होती है कि 2 वृत्ताकार या आयताकार चकतियाँ होती है। बड़ी चकती किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होगी, जिसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, जिससे तांबे की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक अचालक परत उत्पन्न हो जाती है। एक तरफ की जो परत होती है उसको रासायनिक क्रिया के द्वारा साफ कर दिया जाता है और दूसरी ओर एक छोटे आकार की लेड चकती को नट बोल्ट की सहायता से इस प्रकार कसा जाता है कि वह बड़ी चकती के ऊपर दबाव बनाए रखे। नट बोल्ट को दोनों चकतियों से पृथककृत रखा जाता है तथा दोनों प्रकार की चकतियों से एक एक संयोजक सिरा जोड़ दिया जाता है। ये देखो इसका डायग्राम बताया हुआ है। किसमें क्या होती है कि 2 वृत्ताकार या आयताकार चकतियाँ काम में लेते हैं। जो बड़ी चकती होती है वह किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है और उसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा क्यों करते हैं? जिससे कि क्या होती है, तांबे की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक अचालक परत होती है वह उत्पन्न हो जाती है। एक तरफ की परत को रासायनिक क्रिया से इसको अपन साफ कर देते हैं और दूसरी ओर एक छोटे आकार की जो लेड की चकती होती है उसे नट बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है और उसको इस प्रकार सेट करते हैं कि वह बड़ी चकती के ऊपर क्या होती है, अपना प्रेशर, अपना दबाव बनाए रखे। और नट बोल्ट को दोनों चकतियों से पृथककृत रखा जाता है तथा दोनों चकतियों से एक एक संयोजक सिरे निकाले जाते हैं। ये देखो इसका डायग्राम बताया है। ये पहले देखो कॉपर प्लेट है और इसके ऊपर क्या लगी हुई है? इंसुलेशन इसकी लेयर हो गई है। इसके ऊपर ये दूसरी जो चकती है वो है या दूसरी प्लेट होती है वो लेड की हो गई और इनको नट की सहायता से कसा हुआ है और दोनों प्लेटों से या दोनों चकतियों से एक एक कनेक्टिंग टर्मिनल्स को निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर की संरचना। जो स्टूडेंट टेक एजुकेशन की वीडियो को देख रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपके सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इसके एमसीक्यूज़ और उसके बाद फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इस चैनल से जो भी कोई भी नोटिफिकेशन नया होगा आपको मिलता रहेगा। दूसरा देखते हैं अपन सिलीनियम मेटल रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है? इसमें भी एक रेक्टिफायर इकाई में 2 वृत्ताकार या आयताकार चकतियाँ होती है। बड़ी चकती इसमें एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी बनी होगी? एल्यूमिनियम की। और जो कॉपर ऑक्साइड का था उसमें बड़ी चकती किसकी बनी थी? तांबे की बनी हुई थी। इसमें किसकी बनी होगी बड़ी चकती? एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिसके एक और ऊष्मीय प्रक्रिया से सिलीनियम नामक अचालक पदार्थ की महीन परत को बिछा दिया या जमा दिया जाता है। इस अचालक परत के ऊपर स्प्रे क्रिया के द्वारा लेड की महीन परत को बिछा दिया जाता है और एक छोटी चकती बना दी जाती है। दोनों चकतियों को एक एक संयोजक सिरों से जोड़ दिया जाता है। इस रेक्टिफायर में नट बोल्ट के दबाव की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो आपका कॉपर ऑक्साइड वाला मेटल रेक्टिफायर होती है उसमें नट बोल्ट के दबाव की आवश्यकता होती है। कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर की तुलना में इसकी जो दक्षता होती है वह अधिक होती है। तो आपका ये कन्वर्टर के अंदर मैंने आज आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बाकी के जिसकी जो पोर्शन बचा हुआ है लगभग तो मैंने इसको पूरा कर दिया है, लेकिन अगर बाय द वे कुछ इसका पोर्शन आपके बाकी रह गया है तो इसके जो एमसीक्यूज़ कराऊंगी उसमें भी सारा आपका पोर्शन होगा वह कन्वर्ट या पूरा कवर करा दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।